हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हैं आप लेक्चर को अटेंड करने के लिए। हम हेडिंग बनाते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि यार रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, जनरली जब छोटी क्लासों में हम रेस्पिरेशन पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को एक्सेल आउट करना क्या है, रेस्पिरेशन है ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग क्राइटेरिया को डिफाइन करती है। और जो ये हमने पढ़ा छोटी क्लासों में, जो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं उसे बोलते हैं गैसियस का एक्सचेंज। गैसें बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। लेकिन जो रेस्पिरेशन वर्ड है इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से। रेस्पिरेशन होता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे प्राप्त करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, अगर मैं बहुत छोटी सी रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो जो फूड हम खाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है एनर्जी के लिए क्या करता है? फूड लेता है ना। इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा, इस फूड को तोड़ेगा। जब इसके स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, क्या बनेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स। इसी फूड के क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे। भाई, जब फूड का डाइजेशन होता है तो ये छोटे पार्टिकल में टूटता है, लेकिन जब वो छोटे पार्टिकल डाइजेस्टेड फूड और आगे टूटते हैं, सेल के अंदर टूटते हैं, तो और छोटे पार्टिकल बनते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? यहां पे फूड ना लिख के आप फूड पार्टिकल भी लिख सकते हो। ये फूड पार्टिकल्स कहां से आए हैं? डाइजेशन के बाद आए हैं, यानी कि आप इसे डाइजेस्टेड भी लिख सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर जिन पार्टिकल का डाइजेशन हो चुका है वो पार्टिकल सेल के अंदर जाते हैं, और सेल के अंदर जाने के बाद फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। ये जो ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस है, इसके अंदर आपको एनर्जी भी प्राप्त होती है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, और इसी एनर्जी का आप यूज करते हो, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे की जो लाइफ है आपकी, उसमें आप जो एनर्जी यूज करते हो वो इसी एटीपी एनर्जी का यूज करते हो। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एनर्जी का आप यूज करते हो। ये एनर्जी कहां से आती है? इस प्रोसेस से आती है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन का गैसों के लेने से देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होना चाहिए और उस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, उसे क्या बोल देंगे? रेस्पिरेशन। ये इत्तेफाक की बात है कि इस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जनरली क्या होती है? इंटेक होती है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन इंटेक होती है। रेस्पिरेशन ऐसा भी हो सकता है कि बिना ऑक्सीजन के हो, यानी कि ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक गैसों का एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होना, जिससे हमें क्या मिले? बेसिकली एनर्जी मिले। तो ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसा रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है कुछ ऑर्गेनिज्म में जिसमें ना ऑक्सीजन आती है, ना ही CO2 लिबरेट आउट होती है। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स ब्रेक होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी है बहुत ही डिटेल से, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड का ब्रेक होना। अब जब हम बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया को एनर्जी कैसे मिलती है, कैसे इस बैक्टीरिया का फूड ब्रेक होता है बेसिकली, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। चलिए रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके आपने ये रिएक्शन नोट कर लिए, और जो भी मैंने लाइनें बोली उन्हें आप अपनी भाषा में नोट कर सकते हो, क्योंकि नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। लैंग्वेज का कोई ज्यादा फंडा नहीं है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है बैक्टीरिया में, एक फ्लो चार्ट के रूप में। देखो, अगर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है, यानी कि हवा वहां पे यूजफुल है, एयर यूजफुल है, तो उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैंने लिखा एक टाइप रेस्पिरेशन का कैसा होता है? एरोबिक होता है, यानी कि एयर इंपॉर्टेंट है इस रेस्पिरेशन के अंदर। एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें एयर की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसे बोल देते हैं एन एरोबिक। क्या बोल देते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया दो टाइप का हो सकता है, एक तो एरोबिक अगर हवा की इंपॉर्टेंस है, एक होता है एन एरोबिक अगर हवा की इंपॉर्टेंस नहीं है।
अब देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की प्रेजेंस में ही जिंदा रहेंगे। हवा बोले तो जनरली ऑक्सीजन है ना, यानी कि ऑक्सीजन अगर है तभी वो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेटली डिपेंड करते हैं एयर के ऊपर, उन्हें बोलेंगे ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? तो एरोबिक भी दो टाइप का हो गया भाई, मैं बता रहा हूं आपको। एक होता है ऑब्लिगेट, क्या होता है? ऑब्लिगेट, उसे बोलेंगे ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ होते हैं फैकल्टेटिव, अभी समझ में आएगा, वर्ड पे थोड़ा फोकस करें। फैकल्टेटिव, अब ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या बता रहे हैं? फैकल्टेटिव एरोबिक पूरा नाम लिख लेते हैं ध्यान से थोड़ा। एरोबिक के दो टाइप हो गए, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। इसके भी दो टाइप होंगे सेम, इधर भी होगा ऑब्लिगेट, इधर भी होगा फैकल्टेटिव। बहुत ध्यान से देखना इन शब्दों को, इनके पीछे एनारोबिक लिख लो। अब देखना, ये भी दो टाइप का है फर्दर। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑब्लिगेटली डिपेंड करता है उसी कंडीशन के ऊपर। अगर वो कंडीशन उसे नहीं मिली तो वो तुरंत क्या होगा? मर जाएगा, यानी कि उसका रेस्पिरेशन स्टॉप होगा। रेस्पिरेशन स्टॉप होते ही क्या हो जाएगा? एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलते ही वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अगर एक्टिविटी नहीं कर गया है तो इसका मतलब वो मर गया है, डेड हो गया है। ऑब्लिगेट एरोबिक, वर्ड को ध्यान से देखो, ऑब्लिगेटली डिपेंड करता है एयर के ऊपर, लाइव ओनली इन एरोबिक कंडीशन, ये हमेशा एरोबिक कंडीशन में ही जिंदा रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट? लाइव ओनली इन एरोबिक कंडीशन, अगर एयर नहीं हुई, अगर एयर का मतलब है यहां पे एरोबिक कंडीशन का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंस, थोड़ा क्लियरली लिख लो, लाइव ओनली इन एरोबिक कंडीशन, या फिर लिख लो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी ही चाहिए, तभी ये बैक्टीरिया क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, अपनी एक्टिविटी को कर पाएगा। अगली कंडीशन है फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव का मतलब होता है फैसिलिटी, इसके पास एरोबिक होने की फैसिलिटी है। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या है? इसके पास फैसिलिटी है, क्या करने की? एरोबिक होने की। अगर इसके पास एरोबिक होने की फैसिलिटी है तो क्या ये जनरली एनारोबिक में रहता होगा? भाई फैसिलिटी कब बोलते हैं? जब आप उसके लिए नहीं हो फिर भी आपके पास वो करने की फैसिलिटी है ना। यानी कि ये एरोबिक के लिए नहीं है, ये एनारोबिक के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन इसके पास फैसिलिटी है एरोबिक होने की। यहां पे लिखते हैं लाइव जनरली इन anaerobic conditions but can live in aerobic conditions। यानी कि बहुत ध्यान से पढ़े इस लाइन को, ये जनरली सामान्यतः कहां पे रहता है? एनारोबिक कंडीशन में रहता है, यानी कि ये एनारोबिक हो गया ना, लेकिन ये कभी कभी अगर ऑक्सीजन है तब भी मरेगा नहीं, जिंदा रह लेगा। यानी कि एरोबिक होने के लिए इसके पास फैसिलिटी भी है, इसलिए क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एरोबिक बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये दो कैटेगरी आपको समझ में आई है। इन दो की डेफिनेशन थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आपके सामने लिखते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा एरोबिक ही रहेगा। ओनली लाइव इन एनारोबिक कंडीशंस। अगर ऑक्सीजन आ गई तो भाई साहब खत्म, गुड बाय, गया, है ना। ओनली कहां पे मिलेगा? एनारोबिक कंडीशन में। जैसे ये कैसे मिल रहा था? एरोबिक कंडीशन में। ये कैसे मिलेगा? एनारोबिक कंडीशन में मिलेगा। यानी कि एक लाइन और लिख लो, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देन दे विल डाई, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यहां भी एक लाइन लिख सकते हो चाहो तो, ये हमेशा एयर के अंदर मिलेंगे। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट
then they will die, they will die। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तब तो ये मरेंगे, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुई तब ये मरेंगे। आई होप इतना समझ में आया है। उसकी बात करते हैं भाई साहब फैकल्टेटिव एनारोब के बारे में। देखो इसके पास एनारोबिक होने की फैसिलिटी है, यानी कि ये होता कैसा होगा, एरोबिक होता होगा। तो यहां पे लिखते हैं हम जनरली लाइव इन एरोबिक कंडीशन। कहां पे मिलता है ये, एरोबिक कंडीशन में। अब एरोबिक कंडीशन का मतलब है O2 क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है बेसिकली, है ना। O2 कैसी है यहाँ पे, प्रेजेंट है एरोबिक कंडीशन में। लेकिन एक लाइन और लिख लो, कैन लाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये जिंदा रह सकता है, लाइव रह सकता है। तो ये बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप बताए, फर्दर इसके भी दो टाइप बताए और फर्दर इसके भी दो टाइप बताए, और इनमें क्या क्या होता है वो समझाया है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। यार कौन से बैक्टीरिया है जो ऐसे होते हैं, सबकी बात करते हैं धीरे धीरे, बहुत ध्यान से समझना, याद भी यहीं पे होना चाहिए आपको चीजें, है ना। ओब्लिगेट एरोबिक का मतलब क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जो हमेशा एयर की प्रेजेंस में ही रहेगा। ऐसा बैक्टीरिया होता है बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपने टीबी रोग के बारे में तो सुना होगा, उस रोग को करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी को बोलते हैं। माइको का मतलब छोटा सा बैक्टीरिया है, बहुत ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम, बहुत जोर से बोल के याद करेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये वो बैक्टीरिया है जो कैसा होता है, ऑब्लिगेट एरोबिक होता है, यानी कि बिना हवा के ये मर जाता है। याद कैसे रखेंगे सर, नाम तो आपने बता दिया। देखो टीबी का बैक्टीरिया कहां पे मिलता है, लंग्स के अंदर मिलता है ना। तो लंग्स के अंदर हवा होती है, अगर वो और कहीं मिलता तो लंग्स के अलावा और कहीं मिलता, अगर उसे हवा के बिना रहने की आदत होती तो वो लंग्स में क्यों मिलता, लंग्स के अंदर हवा है बेसिकली, यानी कि ये बैक्टीरिया हवा के अंदर ही रहता है, बिना हवा के मर जाता है, इसीलिए ऑब्लिगेट एरोबिक है, इसीलिए लंग्स के अंदर जाके बैठता है। टीबी का बैक्टीरिया, टीबी से खांसी तो आती है, लंग्स से ही तो खांसी आती है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कैसे इस वर्ड को याद रखेंगे। हवा में कौन रहेगा, जो ऑब्लिगेट एरोबिक होगा। ऑब्लिगेट एरोबिक कौन है, जो हवा में रहता है, हवा में कौन रहता है, टीबी का बैक्टीरिया, क्योंकि वो लंग्स में रहता है। कौन सा है वो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक के बारे में बात करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो जनरली एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी है एरोबिक होने की भी, तो वो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। रेड कलर का जो है इसके एग्जांपल लिख रहे हैं, क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तो भाई याद करवा रखे हैं दो एग्जांपल, कौन कौन से थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनके फुल फॉर्म आप लिख सकते हो तो आप खुद, अगर थोरेक्स पे पढ़ रहे हो तो, है ना। तो ये दोनों बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये कैसी कंडीशन में रहते हैं, एन एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह लेते हैं, मरेंगे नहीं, है ना। तो अगले एग्जांपल की बात करते हैं, ओब्लिगेट एनारोबिक। देखो ओब्लिगेट है मतलब मर जाएगा, अगर ऑक्सीजन मिली तो मर जाएगा। ओब्लिगेट एनारोबिक हमेशा एनारोबिक में ही रहेगा। तो एग्जांपल लिखते हैं, देखो ऐसे बैक्टीरिया सोचेंगे जो एयर मिलते ही मर जाए। मुझे याद आ रहा है मिथेनोजेंस के बारे में, जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, अभी पढ़ेंगे कुछ ही लेक्चर बाद मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिथेनोजेंस। वो हवा के आते ही मर जाते हैं, अंडरस्टूड और नॉट, बिना हवा के रहते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन के एग्जांपल्स है बेसिकली। अब लिखते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक का एग्जांपल। देखो इसके पास फैसिलिटी है एनारोबिक होने की, यानी कि ये जनरली किस कंडीशन में मिलता है, एरोबिक कंडीशन में मिलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलता है बेसिकली। तो यहां पर जो एग्जांपल आता है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा की ही थी। तो ये माइकोप्लाज्मा है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पीपीएलओबी इसी को बोलते हैं, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये वो एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है फैकल्टेटिव एनारोबिक के रूप में। एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म नहीं लिखे, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, ये नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा गया है लाइनों की फॉर्म में।
और इसके बारे में ये लाइनें लिख दी गई है कि ये जनरली तो कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन में मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी मिल सकता है। तो भाई इस ग्रुप का नाम भी तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं। ये एग्जांपल हमने पढ़ लिया। इसका एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, सूडोमोनास भी इसी कैटेगरी का है। सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा और सूडोमोनास एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया डिटेल में। इससे ज्यादा डिटेल की कोई जरूरत ही नहीं है नीट में, है ना। इतना अगर आता है तो बहुत आता है यार। रेस्पिरेशन का कोई भी सवाल हवा में उड़ा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से नोट किया है। अब हम समझते हैं कि यार ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको भी पता है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है ना। तो उसकी बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सुबह का मौसम है ना। आपके वहां कैसा मौसम है आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत बढ़िया है भाई, है ना। आपके लिए लेक्चर शूट हो रहा है मस्त एकदम सुबह सुबह। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बात चल रही है हमारी। टाइप्स की बात कर ली है हमने, कौन ऑक्सीजन लेगा, कौन ऑक्सीजन नहीं लेगा, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं यार ये रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है एक्चुअली। देखो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर एक पोर्शन होता है लिक्विड फ्लूइड पोर्शन, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो पहले तो समझो रेस्पिरेशन के अंदर 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो चाहे तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो ETC, चाहे तो लिख लो ETS। C का मतलब चेन है और S का मतलब सिस्टम है। बेसिकली दोनों एक ही प्रोसेस के नाम है। ये 3 प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर 3 प्रोसेस है। जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तब डिटेल पढ़ा पाऊंगा इनकी, है ना। अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये प्रोसेस कहां पर होती है? प्लांट के अंदर यूकैरियोटिक सेल है, वहां पर ये प्रोसेस अलग अलग जगह होती है। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस कहां पे होती है वो समझा रहा हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके अलावा जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो भी कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। भाई ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके लिए जो सिस्टम है, एंजाइम्स है, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो। लेकिन यहाँ पे तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसके एंजाइम्स होते हैं मीजोसोम के अंदर। एक पोर्शन पढ़ाया था आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में, मीजोसोम, तब बताया भी था कि मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम कौन करता है? मीजोसोम। आज वो बात आ चुकी है भाई, क्या काम करता है ना। तो इसके अंदर होता है ETS, या बोल लो ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए, जितने भी फैक्टर चाहिए, वो सब कहाँ होते हैं? मीजोसोम में। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से क्या बनते हैं? ATP बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनता है क्योंकि वहां पे ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक के अंदर भी बनता है क्योंकि मेसोसोम के अंदर ETS के एंजाइम लगे होते हैं। तो ये 3 प्रोसेस है रेस्पिरेशन के अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर यहाँ होते हैं। 2 प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और एक कहाँ होता है? मेसोसोम में। यूकैरियोटिक सेल का अगर यहीं पे समझना चाहते हो तो समझ लो, यूकैरियोटिक सेल का इधर लिख देते हैं भाई, है ना। यूकैरियोटिक सेल, इस सेल के बारे में भी लिख दो सर, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर होता है क्रेब्स साइकिल। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल का ये फंडा है, और प्रोकैरियोटिक सेल का फंडा तो आपको समझा ही दिया है। रेस्पिरेशन के स्टेप कुछ इस तरह से होते हैं।
तो रेस्पिरेशन को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके आप नोट कर लेंगे ये सब, एक बार साइड हो जाते हैं हम भी। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेशन समझ लिया है, न्यूट्रिशन पिछले लेक्चर में हो ही गया था। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ कि भाई एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया आखिर कैसे बनेगा, है ना। रेस्पिरेशन का बना देते हैं रिप्रोडक्शन। टॉपिक आ चुका है हमारे सामने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब आपको जनरली पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने की जो प्रोसेस है उसी का नाम रिप्रोडक्शन है। बिल्कुल है भाई, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया कैसे बनेगा उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। जैसा कि समझते आ रहे हैं हम छोटी क्लासों से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप का होता है। यहाँ पर कितना हो सकता है वो लिख देते हैं आपके सामने। रिप्रोडक्शन एक हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ होते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के मेथड्स। तो यहां पे वो भी लिखने पड़ेंगे भाई, बैक्टीरिया में स्पेशल मेथड है, सम मेथड्स फॉर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भेजने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ेंगे हम। भाई रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ के जीन्स इस ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ मिलेंगे और उन जीन से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर जीन का एक्सचेंज हो रहा है तो इसे भी रिप्रोडक्शन का पार्ट ही माना जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा अलग मार्कर से सजाने का काम भी हो जाए, है ना। कभी कभी करना चाहिए, अच्छा लगता है मन को, है ना। तो ये लो तीन टाइप है इसके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कैसे दी जाती है समझना ध्यान से। अगर किसी रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और उस गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं और उनके मिलने से जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है और फर्दर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा नो गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमेट बनते ही नहीं है भाई। अगर गैमेट नहीं बनता तो गैमेट बनते हैं मियोसिस सेल डिवीजन से, तो यहाँ पे मियोसिस भी नहीं होता, नो मियोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे मियोसिस का सेल डिवीजन भी नहीं होता है। अगर गैमेट ही नहीं बन रहा तो गैमेट मिलेगा क्या, यानी कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट मिलते भी नहीं है भाई, अगर बन ही नहीं रहे तो मिलेंगे कैसे, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट ही नहीं मिलते। अगर ये सब होते ही नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, यानी कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऐसे लिख लो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये एब्सेंट होता है भाई। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो कौन सा हो रहा होगा, एसेक्सुअल हो रहा होगा। एसेक्सुअल के मेथड्स की बात करते हैं, समझना ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो कंडीशन में अलग अलग तरीकों से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीकों से बैक्टीरिया के अंदर होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल है, कैसी है, फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि बैक्टीरिया को उस इन्वायरमेंट में एक्सक्यूज मी प्लीज, बैक्टीरिया को उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी पेन नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन। अगर बैक्टीरिया के लिए वो कंडीशन है अनफेवरेबल कंडीशन, तो इन दोनों कंडीशनों में, अनफेवरेबल का मतलब उस बैक्टीरिया के लिए वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है, बैक्टीरिया को कष्ट हो रहा है, हो सकता है हाई टेम्परेचर हो, है ना, ज्यादा वहां पे एसिडिटी हो, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, वगैरह वगैरह। तो फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन बेसिकली अलग तरीके से होगा। फेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होगा उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वो होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है बच्चों, तरीका है। एक्सक्यूज मी प्लीज। इस बाई का मतलब ही होता है दो। क्या होता है, बाई का मतलब ही क्या होता है, दो।
और फिजन का मतलब होता है टूटना। यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया का सेल, कुछ इस टाइप का बैक्टीरिया है, ये टूट रहा है और दो पोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है कुछ ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। ये जो दो पोर्शन है एक्चुअली में ये दो बैक्टीरिया बन चुके हैं अलग अलग, अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि बाइनरी फिजन के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया दो प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया में टूट जाएगा। इसे आप सेल डिवीजन भी बोल सकते हो, इसे आप बाइनरी फिजन भी बोल सकते हो, इसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल अंडरस्टूड है भाई। ये हमेशा कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। अगर बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो इसके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा अभी समझना, वो बनाएगा एंडोस्पोर। क्या बनाएगा? वो एंडोस्पोर बनाएगा। अब ये एंडोस्पोर क्या होते हैं? जब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब बताया था भाई एंडोस्पोर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे प्लांट्स का निर्माण कैसे होता है, प्लांट कैसे बनते हैं भाई? एक पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, बीज लगते हैं, उन बीजों को जब हम मिट्टी के अंदर शो करते हैं तो नया पेड़ बनता है। बीज जो है वो एक प्लांट का जर्मिनेशन का तरीका है। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, नए बैक्टीरिया को बनाने के लिए जो तरीका है, जैसे प्लांट में बीज होते हैं ना, उसी प्रकार बैक्टीरिया में क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर। एंडोस्पोर नहीं, स्पोर होते हैं। लेकिन एंडोस्पोर का मतलब है, एंडो का मतलब होता है अंदर, ये स्पोर इस बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, इसलिए लिखा गया है एंडोस्पोर। स्पोर भी दो टाइप के होते हैं एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर उसे बोलते हैं जो बाहर बनता है। बैक्टीरिया के अंदर जितने भी स्पोर बनते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, इसलिए नाम क्या लिखा जाता है? एंडोस्पोर लिखा जाता है। ये एंडोस्पोर कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एक बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनेगा, वो एंडोस्पोर जब दूसरी जगह उस बैक्टीरिया से बाहर निकलकर जब एंडोस्पोर दूसरी जगह जाएगा तब क्या होगा? बेसिकली नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा उसी टाइम से। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि एंडोस्पोर एक बीज की तरह है, आप इतना समझ सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये एंडोस्पोर जो कंडीशन देता है बैक्टीरिया को वो होता है पेरिनेशन की कंडीशन। पेरिनेशन का मतलब होता है बच जाना, जिंदा रह जाना। तो यहां पे हम लिखते हैं पेरिनेशन टू अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए जो पेरिनेशन देता है वो क्या होता है? बेसिकली पेरिनेशन वो एंडोस्पोर वाली कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन वाली कंडीशन है। अब आपको इतना तो पता है कि यार एंडोस्पोर कौन से कैटेगरी के बैक्टीरिया में बनते हैं, तो मैं आपको सिखा चुका हूं, जो बेसिलस टाइप की कैटेगरी होती है। कैसी कैटेगरी? बेसिलस टाइप की। बेसिलस टाइप का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो रोड शेप होते हैं कुछ इस टाइप के, इन बैक्टीरियाओं के अंदर क्या बनते हैं? एंडोस्पोर बनते हैं। और ये एंडोस्पोर कहां पर बनते हैं? इनकी टिप पे बनते हैं। इनकी टिप पर बने एंडोस्पोर जब टूटकर बाहर निकलेंगे और जब ये जर्मिनेट करेंगे वापस फेवरेबल कंडीशन आने में, देखो अनफेवरेबल कंडीशन में केवल एंडोस्पोर बनते हैं और वो इंटेक्ट रहते हैं अपने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को सेव करने के लिए। जब वो कंडीशन सेफ हो जाती है, वापस फेवरेबल हो जाती है, तब ये एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा और नए बैक्टीरिया को बनाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके अंदर लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इस एंडोस्पोर के अंदर क्या होता है भाई? लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ताकि इसकी ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो भाई और ये लंबे समय तक इसके अंदर रह सके अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। इसके अंदर बेसिकली एबिलिटी होती है रेजिस्टेंस को सहन करने की। ये 62 डिग्री सेल्सियस को, 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक क्या कर सकता है? सहन कर सकता है ना। बैक्टीरिया जनरली नहीं करते हैं इतना ज्यादा टेम्परेचर सहन, लेकिन इस एंडोस्पोर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये इस टेम्परेचर को 10 से भी ज्यादा, अगर एग्जैक्ट लिखूं तो कभी कभी कुछ किताबें इसको 30 मिनट भी लिख देती है, कुछ किताबें 10 से ज्यादा लिखती है ना। तो ये रफ आइडिया है एक, है ना। तो एंडोस्पोर के बारे में ये सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एंडोस्पोर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत बहुत कम हो रही है ताकि इसकी ज्यादातर एनर्जी को बचाया जा सके और इस एनर्जी का यूज किया जा सके लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो एंडोस्पोर वापस क्या बना देता है? बैक्टीरिया बना देता है, जो कि इस रिप्रोडक्शन डिवाइड करने लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके सामने क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपके सामने क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत टाइप है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर दो ही होते हैं ना, तो बैक्टीरिया हेडिंग के अंदर दो ही पढ़ेंगे। जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तब भर भर के डिटेल पढ़ेंगे, है ना। अब पढ़ते हैं कुछ मेथड्स जेनेटिक एक्सचेंज करने के। यार बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में भेज देता है कुछ मेथड्स के थ्रू, उनकी भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके नोट कर लिया है, एक बार साइड भी हो जाते हैं जिससे कि पॉज करके लिखने में आसानी हो। अब कुछ मेथड्स समझेंगे हम।
अब बात करेंगे इन मेथड्स की भाई। इनमें हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। चलो ये हेडिंग भी मिटा ही देते हैं, आपने लगा ही ली होगी, है ना। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तीनों मेथड को समझाता हूं आपके सामने। एक तो होता है कॉन्जुगेशन। क्या होता है कॉन्जुगेशन? एक होता है ट्रांसडक्शन। क्या होता है? एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप नंबरिंग भी लगा ही सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। बहुत ध्यान से समझना। जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था पिलाई के बारे में। पिलाई याद है आपको? जो आपकी मेम्ब्रेन थी उसका बाहर की तरफ एक्सटेंशन था, है ना, उसे बोला था पिलाई। जैसे मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये कोई बैक्टीरिया है, सपोज दिस इज ए बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या लगा हुआ है? पिलाई लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया है आपके पास, सपोज दिस इज सेकंड बैक्टीरिया। यहां पर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड है जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसा डीएनए जो सेंट्रल डीएनए से अलग है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल से अलग है, उसी का नाम क्या है? प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को आप इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में भेजना चाहते हो, कैसे भेजोगे भाई? एक पाइप के थ्रू भेजेंगे ना। पानी को भी कैसे भेजते हैं? पाइप से। तो ये जो पिलाई स्ट्रक्चर था, ये क्या करेगा? ये प्लीन प्रोटीन का बना है भाई। प्लीन प्रोटीन कुछ ऐसे मॉडिफाई होगा और यहां पर कुछ ऐसी ट्यूब बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्लीन ट्यूब। और ये पिलाई स्ट्रक्चर से बनी है बेसिकली, है ना। ये ट्यूब बन गई। अब ये जो प्लाज्मिड है इस ट्यूब से चलकर इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा बेसिकली। ये जो प्लाज्मिड है कुछ इस तरह से इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसे। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि प्लाज्मिड यहां से यहां चला गया, यानी कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? कॉन्जुगेशन। What is conjugation? It is the process in which genetic material of one bacteria is transferred into another bacteria. Understood or not? आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में चाहो तो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का खेल है बस। यहाँ पे हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। एक और क्राइटेरिया आपको समझा देते हैं, जहां पर पिलाई प्रेजेंट होते हैं भाई। पिलाई इस बैक्टीरिया का था, इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ा है। जहां पर पिलाई क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं मेल बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? मेल बैक्टीरिया। जहां पे जो आपका पिलाई है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन तो है नहीं भाई मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो पिलाई स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जहां पे प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एफ प्लस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एफ प्लस बैक्टीरिया। इफ प्लाज्मिड प्रेजेंट, इफ प्लाज्मिड प्रेजेंट, उसे बोलते हैं एफ प्लस। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। इसके पास फर्टिलिटी है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने की, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है भाई। एफ माइनस उसे बोलते हैं इफ प्लाज्मिड एब्सेंट। अंडरस्टूड और नॉट? प्लाज्मिड के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ये दो साइन भी यूज किए जाते हैं, जो आपको कुछ हाई स्टैंडर्ड की बुक्स में लिखे हुए मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं है, बस इतना समझ लो कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरिया में जाना, बस खत्म, इतना पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपके लिए शूट हो रहा है लेक्चर, समझ सकते हैं आप। ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। देखो ट्रांसडक्शन होता है वायरस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? वायरस के। सपोज करना ये कोई बैक्टीरिया है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। क्या है ये है कोई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर आ रहा है कोई वायरस। आप कहोगे काहे? वायरस को और कोई काम ना हैगा। वायरस को मजा आता है। कहा आता है? मजा आता है। किसी को डैमेज करने में, किसी के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करने में वायरस को मजा आता है, यानी कि उसकी जिंदगी चलती है इसी से। तो ये आ गया तुम्हारा वायरस। बेसिकली कुछ ऐसा होता है वायरस का स्ट्रक्चर, इसे फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर यहां पर ये जो ग्रीन कलर का है ये तो बॉडी है भाई वायरस की। ये जो रेड कलर में बना रहा हूं ये क्या है? यहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि वायरस आगे पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर की एंडिंग में, लेकिन अभी इतना समझ लो केवल। ये क्या करता है? वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। तो अटैक करवाते हैं भाई। लो आपके लिए सुंदर सा डायग्राम है। ये अटैक किया इसने। जब ये अटैक करेगा तो ये बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा कुछ इस तरह से। यह है बैक्टीरिया,
फाज घुस गया है इसके अंदर, फाज बोलो, फेज बोलो, वायरस बोलो, बात क्या होती है, सेम होती है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ये इसके अंदर चला गया बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद क्या करता है, बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है भाई, यहाँ भी होगा ये अपने डीएनए को इसके डीएनए के साथ क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है। फेज जो होता है, वायरस जो होता है, वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या कर लेगा, मिक्स कर लेगा बेसिकली। अगर ये दोनों डीएनए मिक्स हो गए हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया के अंदर अब फाज उपस्थित है, प्रेजेंट है, ये रहा वो फाज, इस फाज के अंदर जो डीएनए है, ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये रहा वो डीएनए। इस डीएनए के अंदर किस किस का कॉम्पोजिशन है जेनेटिक मटेरियल का, एक तो ये फाज का है भाई, है कि नहीं, फाज बोलो, इसी को ब्रैकेट में वायरस भी लिख लो, या एक ये बैक्टीरिया का डीएनए भी है भाई, ये बैक्टीरिया का डीएनए भी है। फाज और बैक्टीरिया दोनों का डीएनए मिलकर इस फाज के अंदर प्रेजेंट हो चुका है। जब ये फाज जो है बाहर निकलेगा तो इस बैक्टीरिया को ब्रस्ट कर देगा, है ना, इसको तोड़ देगा। बैक्टीरिया को कुछ इस साइड से तोड़ दिया है इस फाज ने, और ये फाज कुछ इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। आप कह सकते हो कि ये फाज इसके अंदर गया क्यों था जब बाहर ही निकलना था। एक्चुअली में जो वायरस है उसके रिप्रोडक्शन का तरीका होता है क्या, ट्रांसडक्शन, और इसी ट्रांसडक्शन से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि बैक्टीरिया के लिए जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का तरीका क्या है, ट्रांसडक्शन है, और वायरस के लिए रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, ट्रांसडक्शन है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। इसके अंदर से क्या हुआ, ये जब जेनेटिक मटेरियल बढ़ा इसका, तो वायरस ने भी अपनी क्लोनिंग की है, और बहुत सारे वायरस ऐसे बन गए हैं बेसिकली, कुछ ऐसे है ना। तो यहाँ पे एक वायरस रिलीज नहीं होगा, बहुत सारे वायरस रिलीज होंगे। इसके अंदर गया तो एक वायरस था, रिलीज क्या हो रहे हैं, बहुत सारे वायरस। इन बहुत सारे वायरस के अंदर बहुत सारा डीएनए है, उसमें वायरस का डीएनए भी है और बैक्टीरिया का डीएनए भी है। जब ये वायरस, इसको यहां बना लेते हैं, ये रहा वो वायरस, ये वायरस के अंदर जो डीएनए है वो किसका है, वायरस का तो है ही है, साथ में बैक्टीरिया का भी है भाई। ये वायरस ऐसा तो है नहीं कि एक बार बैक्टीरिया पे अटैक किया और उसके बाद मान गया, है ना। ये लगातार अटैक करेगा क्योंकि इसको मजा आ रहा है, इसकी जिंदगी चल रही है, इसका भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे वायरस बन गए, इसका रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये और रिप्रोडक्शन करेगा और ये किसी दूसरे बैक्टीरिया की भी जान लेगा भाई साहब। ये रहा दूसरा बैक्टीरिया, ये रहा आपके सामने बैक्टीरिया नंबर सेकंड। जब ये वायरस, जिसके पास पहले वाले बैक्टीरिया 1 लिख लो इसको, बैक्टीरिया 1 का डीएनए है और वायरस का डीएनए है, ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये इसके अंदर जाएगा, अपना डीएनए इसके डीएनए के साथ मिक्स करेगा, ये रहा इसका डीएनए। जब इसका डीएनए इसके साथ मिक्स होगा, क्या इसके डीएनए में पहले वाले बैक्टीरिया का भी डीएनए है, बिल्कुल है, और इस नए वाले बैक्टीरिया का डीएनए इसके साथ मिक्स हो रहा है। यानी कि पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए और इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। यानी कि जीन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए ये जीन एक्सचेंज का क्या है, मेथड है, नाम क्या है, ट्रांसडक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? व्हाट इज ट्रांसडक्शन? इट इज ए मेथड ऑफ जीन एक्सचेंज इन बैक्टीरिया बाय द हेल्पिंग ऑफ वायरस। अंडरस्टूड और नॉट? बाय द हेल्पिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसको देखो क्या क्या बोलते हैं आप, ये सुन लो। वायरस को क्या क्या बोल सकते हैं, वायरस को वायरस तो बोलते ही हैं भाई, इसको शॉर्ट में फेज भी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है बैक्टीरियोफेज। क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। तो ये तीनों वर्ड लिखे भी मिल सकते हैं अलग अलग किताबों में। दुनिया की कोई किताब पढ़ लेना, जो समझाया है वो अगर आता है तो हर एक लाइन समझ में आ जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? तीसरे मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये भी जीन को एक्सचेंज करने का ही मेथड है भाई, इसको भी समझते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है डिटेल, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नीट के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, स्टेटमेंट क्वेश्चन में, असर्शन रीजन क्वेश्चन में। जब इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो हाउ कैन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतनी डिटेल तो आपको पढ़नी ही चाहिए भाई, इतना एक्सपीरियंस तो है हमारे पास, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट में है, ऐसा ना समझें कि आउट ऑफ सिलेबस है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो यहां पर हेल्प हुई थी वायरस की, यहां पे हेल्प होगी किसी मीडियम की। देखना बहुत ध्यान से, मैं एक कंटेनर ड्रॉ करता हूं, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई मीडियम रखा है, इस मीडियम को आप कल्चर मीडियम बोल लो, इसके अंदर खाना वाना रखा है थोड़ा बैक्टीरिया के लिए, ताकि बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव कर सके। अंडरस्टूड और नॉट? इसके अंदर हम डालेंगे एक बैक्टीरिया। क्या डालेंगे, बैक्टीरिया। सपोज करो ये ग्रीन कलर से बैक्टीरिया बना देते हैं, ये है बैक्टीरिया 1, B1 लिखा है मैंने। इसके अंदर अपना डीएनए होगा भी कुछ ऐसा। इस बैक्टीरिया को डाल दिया है हमने इस मीडियम के अंदर। इस मीडियम के अंदर ऐसी एबिलिटी रखेंगे हम जिससे कि इसका डीएनए बाहर निकल के मीडियम में आ जाए। अब आपको कहोगे ये कैसे करोगे, बहुत सारे मेथड होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो
इस सॉल्यूशन को अगर आप गर्म करो वापस ठंडा करो, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हॉट करेंगे, फिर वापस क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, फिर से हॉट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, फिर से हॉट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे। यानी कि लगातार आप ठंडा कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। इस ठंडे गर्म से होगा क्या, इस बैक्टीरिया की जो ये मेम्ब्रेन है, जो इसकी दीवार है, वो परमिएबल हो जाती है, उसमें पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। उन छेद से होकर ये जो डीएनए है आपका, वो क्या आ जाता है, इस मीडियम के अंदर आ जाता है। अंडरस्टूड और नोट? ऐसा नहीं है कि पूरा न्यूक्लियस आया है, केवल डीएनए का कुछ पोर्शन आता है। तो आप कुछ ऐसा बना लें, डीएनए के टुकड़े आ चुके हैं भाई इस मीडियम के अंदर, इस बैक्टीरिया के डीएनए के टुकड़े आ चुके हैं। आप कहोगे इससे एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे में कैसे गया, अभी रुको जरा, एक दूसरा बैक्टीरिया लेके आएंगे मस्त एकदम, है ना। इस बैक्टीरिया के अंदर भी अपना डीएनए है, इसको बोलते हैं B2 डीएनए। जब इसको इसके अंदर डालेंगे, फिर से क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे। इससे क्या होगा, इस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, पोर्स होंगे, छेद होंगे। उन छेद से इसका डीएनए बाहर निकलेगा, निकलेगा या नहीं। जब ये डीएनए भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। क्या ये दोनों डीएनए अब मिल सकते हैं, मिल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर ये डीएनए मिल गए भाई, इसकी मेम्ब्रेन में छेद तो हो गए हैं इस मीडियम के अंदर, ये करने के कारण उन छेद से अगर ये डीएनए बाहर आ सकता है, तो क्या ये मिला हुआ डीएनए वापस नहीं जा सकता क्या, बिल्कुल जा सकता है। छेद तो छेद है ना, आ भी सकता है, जा भी सकता है। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मिला हुआ डीएनए इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। क्या दो बैक्टीरिया के जीन एक बैक्टीरिया से इधर उधर हो गए, यानी कि जीन का एक्सचेंज हो गया। कुछ इसी मेथड का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नाम है भाई। इसके अंदर मीडियम की हेल्प ली जाती है कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर वायरस की हेल्प ली जाती है, और इसके अंदर एक ट्यूब बनती है जिसको प्लिन ट्यूब बोलते हैं बेसिकली। तो ये है भाई बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के तरीके और जीन को एक्सचेंज करने के तरीके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल्ड्रन।